So hello everyone, let us start with the solution of AITS 19 and again it's a full syllabus test. हमारे बाकी के सारे टेस्ट फुल सिलेबस ही हैं। तो पहले सवाल पे आते हैं। पहला सवाल थोड़ा बड़ा सा है, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया गया है। इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। कोई चीज़ किसी के अंदर मिला दी गई है और सॉल्यूशन बन के तैयार हुआ है। तो इसके बारे में आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी शर्त है जो सही है, यानी करेक्ट को चूज करना है। तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो हीट रिलीज होती है, इसका मतलब इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और अगर ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो फिर इसका जो डेल्टा एच होगा वो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव का मतलब यहाँ पर इट विल बी लेस देन जीरो। तो मोर देन जीरो वाले जो ऑप्शन है उसको तो अभी हटा देते हैं कि मोर देन जीरो वाला नहीं टिक करना है, लेस देन जीरो। दूसरा, जब डेल्टा एच नेगेटिव होता है तो ये रिएक्शन खुद ही आग उगल रहा है पहले से ही, यानी इसको टेम्परेचर पसंद नहीं आएगा। तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, और अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसमें सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन। तो सेकेंड विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। The bond angle in alcohol is slightly less than the tetrahedral angle. तो टेट्राहेड्रल एंगल तब बनता है जब चारों बॉन्ड फ्री रहे कंप्लीटली, तब टेट्राहेड्रल एंगल बनता है। अल्कोहल के अंदर अगर ऑक्सीजन को देखेंगे तो यहाँ पर ये इस तरीके से R और H तो है ही है, यहाँ दो लोन पेयर प्रेजेंट है। इन दो लोन पेयर में क्या होता है, आपस में रिपल्शन होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन ये जो एंगल है वो थोड़ा सा श्रिंक कर जाता है। तो बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहेड्रल एंगल, ये सही बात लिखी है। रीजन में लिखा है इन अल्कोहल द ऑक्सीजन ऑफ OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ये भी सही लिखा है लेकिन ये इसका रीजन नहीं है। रीजन देना था तो लोन पेयर का रिपल्शन देते। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यहाँ इंटरनल एनर्जी निकालनी है, फॉर्मूला हम जानते हैं, डेल्टा एच हमें दिया गया है 40.79। दिस इज डेल्टा एच। किस रिएक्शन के लिए हम लोगों को करना है, इट इज फॉर H2O, और H2O लिक्विड से वेपराइज कर रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे है तो H2O गैस बन रहा है, ये रिएक्शन है। इसका डेल्टा एच दिया गया है कितना, 40.79। अब यहाँ पे एक बात है, अगर आपने डेल्टा एच 40.79 यूज कर लिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा वहीं पर प्राइमरीली। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो इसके आगे लिखा है किलो जूल पर मोल, यानी ये जो डेटा दिया गया 40.79, दिस हीट इज फॉर 1 मोल, और हमारे पास कितना पानी दिया गया है, 36 ग्राम। 36 ग्राम मतलब मोल कितने हो गए, 2 मोल हो गए। 18 ग्राम का 1 मोल होता है, तो 2 मोल है तो फॉर 2 मोल आई विल बी राइटिंग फॉर 36 ग्राम और 2 मोल डेल्टा एच जो हो जाएगा इट विल बी इक्वल टू 40.79 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये इतना हो जाएगा। तो डेल्टा एच ये वाला इस्तेमाल करना है। अब इस डेल्टा एच के साथ अगर हम लोग निकालेंगे तो डेल्टा एच बराबर क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा NGRT। R के साथ T लिखेंगे यहाँ पर। डेल्टा एच दिया है कितना, ये गुणा कर लेते हैं तो 2 9 18, 8 हासिल है 1, 14 और 1 15, 5, फिर ये 1 हो जाएगा और 2 गुणे 4 8 हो जाएगा। तो 81.58 इज इक्वल्स टू डेल्टा यू मुझे निकालना है, प्लस डेल्टा एन हो जाएगा 2 मोल क्योंकि 2 मोल की बात चल रही है, इनटू आर जो है वो लिखेंगे हम लोग 8.314 डिवाइडेड बाई 1000। 1000 से डिवाइड इसलिए करा क्योंकि किलो जूल में आंसर देना है, और टेम्परेचर है 373 केल्विन इस टेम्परेचर, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस बोला गया है तो इट शुड बी 373। तो अब ये इतनी जानकारी जो है इसको अगर आप देखें 1000 है तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.373 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो, और इसके बाद इसको इधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये लगभग 75 के करीब आएगा। तो डेल्टा यू यहाँ पर आ जाएगा 75.98। तो योर करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। मुझे लगता है कि इसमें जो सबसे ज्यादा गलती होने का पॉइंट है वो ये है कि अगर डेल्टा एच का सीधा वैल्यू यूज कर लिया तो फिर सवाल इनिशियली ही गलत हो जाएगा, दैट विल बी अ प्रॉब्लम।
ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। प्रिंसिपल साइज और एनर्जी को डिटरमाइन करता है, तो ए के साथ सेकंड मिलाएंगे। एजीमुथल शेप को डिसाइड करता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिसाइड्स ओरिएंटेशन, और स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन को बताता है। तो चारों हम लोगों ने मैच कर लिए, जिसके साथ भी मैच कर जाए। ए के साथ सेकंड चाहिए मुझे, बी के साथ चाहिए मुझे 4, तो बी के साथ 4 मुझे एक में ही मिल रहा है, नहीं ए सेकंड बी 4 में। सी के साथ मुझे चाहिए फर्स्ट, यानी पहला ही करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, दोनों ही तरह के मिलते हैं, ये भी और ये भी। इनर ऑर्बिटल होगा तो ये मिलेगा, आउटर में ये मिलेगा, तो बोथ 1 and 2 मिल जाएगा ऑक्टाहेड्रल में। पेंटा अमीन नाइट्रो, इसके अंदर देखो ये नाइट्रो ग्रुप है। नाइट्रो का मतलब क्या होता है, NO2। अब इसमें दो लिंकिंग एटम है, नाइट्रोजन भी लिंक कर सकता है, ऑक्सीजन भी, तो इसके अंदर दो तरह का लिंकेज आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा, यानी नाइट्राइट्रो N भी बन सकता है और नाइट्राइट्रो O भी बन सकता है। तो चूंकि दोनों पॉसिबिलिटी है, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ लिंकेज आइसोमेरिज्म। यहाँ पर देखो आपको क्या दे रखा है, E0 दे रखा है, ऑक्सीडेशन कॉन्सेंट्रेशन दिया है, और कहा गया है कि आप ई सेल मतलब ई ऑक्सीडेशन निकाल के दिखाएं। तो ई ऑक्सीडेशन बराबर होता है E0 ऑक्सीडेशन माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई n लॉग, और यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये इस तरीके से लिखा जाता है। तो दिस विल बी ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल्स टू E0 ऑक्सीडेशन इज 0.763 माइनस 0.06। जिंक है और ZnSO4 में बदल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे, लॉग लिखेंगे, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक कितना दिया है, 10⁻⁻²। ये 10⁻⁻² आगे आएगा, तो 2 तो 2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये प्लस हो जाएगा, और इसके अंदर अगर हम लोग 6 जोड़ देंगे तो इट विल बी 0.8221, 0.8221, यानी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। रिएक्शन इसके अंदर जो चल रहा है वही चल रहा है कि जिंक सॉलिड जो था वो बदल गया है किसमें, Zn+2, और साथ में रिलीज किए हैं इसने 2 इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय 1 ml ऑफ 0.1 m वीक मोनो एसिड। देखो 1 ml था, 1 ml से आपने डाइल्यूट करके 100 ml कर दिया, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इट इज 100 टाइम्स डाइल्यूटेड। 100 टाइम्स इसको क्या कर दिया गया है, डाइल्यूट कर दिया गया है। तो इसका जो नया कंसंट्रेशन आएगा, न्यू कंसंट्रेशन, वो कितना हो जाएगा, पुराना कितना था 0.1, ये देखो 0.1 m पुराना था, और अब इसमें कितना हो गया, 100 टाइम डाइल्यूट कर दिया गया, तो 100 से डिवाइड कर लो, तो 10⁻⁻3। दिस विल बी द 10⁻⁻3, ये हो जाएगा इसका नया कॉन्सेंट्रेशन। अब अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन मिल गया है तो हम OH माइनस को निकाल सकते हैं, वीक मोनो बेसिक, तो इसके लिए हो जाएगा √KB/C। आपको पता है कि H+ और OH माइनस का 2 फॉर्मूला होता है, एक √K/C और एक C अल्फा। अभी अल्फा दिया नहीं है, उसको निकालने की जरूरत भी नहीं है, तो वील गो विथ KB/C। KB की वैल्यू कितनी दी है, √ लिखेंगे 10⁻⁻5, और इंटू C आया है 10⁻⁻3, 5 3 8, √ करोगे तो OH माइनस बराबर है 10⁻⁻4। तो यहाँ से POH हमारे पास आ जाएगा 4, और pH निकालेंगे तो ये आ जाएगा 14 - 4, दैट विल बी इक्वल टू 10। तो करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। डाइल्यूट करने पे उतने से भाग दे देते हैं ताकि कॉन्सेंट्रेशन नया वाला आपको मिल जाए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का और फिर आयोडीन का NCERT का पार्ट है, क्लियरली गिवन है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको यहाँ एल्कीन दिया हुआ है, और एल्कीन से मुझे कहाँ तक जाना है, एल्डिहाइड से। तो डायरेक्टली एल्कीन से एल्डिहाइड जाने का रास्ता जो है वो हमारे पास है नहीं, तो वी विल फर्स्ट मेक इट एल्कोहल, और अल्कोहल से हमें पता है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन अगर इसका करें PCC की हेल्प से तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड। तो सबसे पहले तो हम इसका हाइड्रेशन करेंगे, और हाइड्रेशन भी हम करेंगे ऐसा जिसमें एंटी मार्कोनिकॉफ लगता हो, ताकि OH जो है वो उधर वाले कार्बन पे लगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो फॉर एडिशन ऑफ वाटर, देन आफ्टर PCC यानी कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करेंगे तो इट विल बी चेंज्ड इनटू अल्कोहल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर मैं देखूं तो लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन, इनमें पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, En बढ़ता है।
ये एक जनरल रूल है। और इनसे भी कम हो जाएगी सोडियम की, क्योंकि सोडियम थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, बोरॉन, बेरिलियम, लिथियम, देन सोडियम आएगा। सेकेंडरी अमीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। सेकेंडरी अमीन किसे बोलते हैं? R2 देन आफ्टर NH। यहाँ खास बात है H है अभी भी, लेकिन टेरिशरी अमीन अगर आप देखेंगे तो इट इज R3N। तो इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, जबकि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो सेकेंडरी अमीन्स हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट देन टेरिशरी अमीन विथ सेम मॉलिक्यूलर वेट इज करेक्ट। मॉलिक्यूल ऑफ सेकेंडरी अमीन हेल्ड विथ वन अनदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, ये एकदम बढ़िया एक्सप्लेनेशन भी है इसका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए हाई EN एटम से हाइड्रोजन का डायरेक्ट जुड़ा हुआ होना बहुत जरूरी है। 1 ग्राम इम्प्योर मैग्नीशियम को रिएक्ट करा रहे हैं एक्सेस डाइल्यूट HCl से, 298.6 cc निकला है। तो पूछ रहे हैं कि बताओ परसेंटेज प्योरिटी क्या है। तो आप इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले ये सोचा करें कि अगर हम मैग्नीशियम को HCl से रिएक्ट करा दें तो हमें पता है प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलेगा MgCl2 और साथ में H2 मिलेगा। दिस विल बी द रिएक्शन। अब यहां अगर मैं 24 ग्राम लेता हूं, 24 ग्राम, तो ये मुझे मिलेगा 22,400 cc। तो अगर इसका 1 ग्राम लेंगे तो कितना मिलेगा? 22,400 डिवाइडेड बाई 24, इतना मिलना चाहिए। जो नियम कहता है उसके हिसाब से इतना मिलना चाहिए, लेकिन मिला कितना है? 298.6। तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है, उतना नहीं मिला जितना हमारी उम्मीद थी। तो फिर परसेंटेज कैसे निकालते हैं? परसेंटेज इज ऑलवेज जो आपको मिला यानी 298.6 डिवाइडेड बाई जो आपकी उम्मीद थी यानी 22,400 और बटे 24 जो है ये ऊपर चला जाएगा और इसको गुणा कर दो 100 से। जो मिला बटे जो मिलना चाहिए था गुणे 100, तो 100 से ये 2 जीरो चला जाएगा। 224 यहाँ है, 298 यहाँ है, तो एक से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो इट विल बी नियरली 25%। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 25% प्योरिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी डिक्रीजेस सुक्रोज सॉल्यूशन? क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि चीनी लिक्विड सॉल्यूशन से सॉलिड क्रिस्टल्स के रूप में आ गई। और आपको पता है कि अगर कोई लिक्विड से सॉलिड में परिवर्तित हो रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर उसका एंट्रोपी जो है वो कम हो गया है। गैलेक्टोज C4 इज एन एनोमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, एकदम सही बात लिखी है। एनोमर का मतलब एक ही सिर्फ OH में चेंज हो, तो दैट इज C4 नंबर पे होता है ग्लूकोज की तुलना में। CSF स्ट्रॉन्ग है, ये गलत लिखा है। क्यों गलत लिखा है? क्योंकि आपको पता है NaCl में CSF में डिफरेंस बहुत है साइज में। सीजियम बहुत बड़ा है और फ्लोरीन बहुत छोटा है, तो यहाँ पर लैटिस एनर्जी उतनी अच्छी नहीं बन पाएगी जितनी अच्छी वहां बनेगी। तो ये स्ट्रॉन्ग लिखा है, ये गलत बात लिखी है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इन सल्फेट, सल्फेट कैसे लिखा जाता है? डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O-O-। तो कुल बॉन्ड की संख्या कितनी है? 6। कितने ऑक्सीजन में बट रहा है? 4, तो इट इज 1.5। तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। मरकरी सेल का वोल्टेज दिया है 2.5 किसी का वोल्टेज होता है, इट शुड बी 1.5, तो ये बात गलत लिखी है। देयर आर टोटल 6 लिक्विड एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, ये भी सही लिखा है। ब्रोमीन, मरकरी और इसके बाद आपको सीजियम, फ्रांसियम, रुबिडियम और एक आपको और मिल जाएगा, दैट इज गैलियम। तो ये नियरली लिक्विड वाले होते हैं, 4 नीचे वाले और मरकरी और ब्रोमीन, दीज आर लिक्विड एलिमेंट। तो 6 लिक्विड एलिमेंट है, ये भी सही लिखा है। तो गलत वाला हो गया मेरे पास B एंड D, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। एजोडाई कई बार सवाल में आ चुका है। एजोडाई अगर आपको बनाना है तो आप फिनॉल ले लें, फिनॉल के ऊपर ESR करा दें किसका? दिस इज फिनॉल, एंड इसकी पैरा पोजीशन पे जब आके जुड़ेगा कौन? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, तो ये एजोडाई बन के तैयार होगा। सो दिस इज द कपलिंग रिएक्शन, and in this coupling benzene diazonium chloride and phenol are added and this is called azodai। यहाँ पर देखो ये जो NaOH plus CaO लिखा है ये रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर डी कार्बोक्सिलेशन। तो डी कार्बोक्सिलेशन करोगे तो ये क्या करेगा? यहाँ से बेंजोइक एसिड से CO2 निकाल देगा, तो यू विल फॉर्म बेंजीन, बेंजीन मिलेगा आपको एज अ प्रोडक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड इज मोस्ट स्टेबल? CF4। रीजन क्या है? स्मॉल साइज, और स्मॉल साइज अगर होगा तो इससे बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी, और अगर बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई है तो फिर बॉन्ड एनर्जी जो होगी यानी कि बॉन्ड की मजबूती जो होगी वो ज़्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। तो CF4 विल बी मोस्ट स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा।
रिएक्शन विद द मॉलिक्यूलरिटी 3 आर वेरी रेयर। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है कितने मॉलिक्यूल एक साथ टकरा रहे हैं, तो 3 मॉलिक्यूल एक साथ टकरा जाएं ऐसा होना बहुत रेयर है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग मोर देन 3 मॉलिक्यूल टेक प्लेस इन मोर देन 1 स्टेप। तो ऐसा होता है अगर 3 मॉलिक्यूल का रिएक्शन है तो एक से ज्यादा स्टेप में होता है, पहले उन दोनों के बीच में हुआ, कोई इंटरमीडिएट बना, फिर उसने तीसरे के साथ किया। तो दोनों ही बातें बिल्कुल बढ़िया लिखी हैं, करेक्ट लिखी हैं, और ये इसका रीजन भी, अगर ये AR होता तो इसका रीजन भी यही हो जाता, बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट। मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो 18 ग्राम इज द मास ऑफ 1 मोल। 1 मोल में होते हैं 6 × 10⁻23, ये आपका ग्राम में आ जाएगा। इसको काटोगे तो आएगा ये 3 × 10⁻⁻23 ग्राम। लेकिन अगर आप इसको किलोग्राम में लिखना चाहो तो कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻26 किलोग्राम हो जाएगा। ग्राम को 1000 से भाग दो तो किलोग्राम बनता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। 18 ग्राम पानी इज 1 मोल। 1 मोल में इतने पानी होते हैं, तो एक पानी का निकालना है तो डिवाइड कर देंगे Na से। CCl बॉन्ड ऑफ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन अगर आप बनाएंगे तो ये है बेंजीन, और बेंजीन के बाद यहाँ मैंने क्लोरीन लगा दिया। हमें पता है कि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं विच गो फॉर रेजोनेंस। अब अगर सोचो कि रेजोनेंस होगा तो ये जो बॉन्ड है ये सिंगल नहीं रहेगा, ये पार्शियली डबल हो जाएगा। पार्शियली डबल हो गया तो मतलब कैसा हो जाएगा, स्मॉलर, क्योंकि डबल बॉन्ड छोटा होता है सिंगल की तुलना में, और एक और नया बॉन्ड बन गया है इसलिए स्ट्रॉन्गर भी हो जाएगा। तो दिस बॉन्ड विल बी शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर। तो करेक्ट आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इसमें कह रहे हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर एक्सेप्ट किया जाए, तीसरा करेंगे क्योंकि ये दोनों तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। ये बीच का है जिसमें पार्शियल डबल बॉन्ड बनाया गया, और आपको पता है कि ऑक्सीजन का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो अलग अलग नहीं होता है, एक एवरेज बॉन्ड लेंथ कंसीडर किया जाता है, और एनसीईआरटी में आपको खूब डिटेल में बताया भी गया है। कह रहे हैं कि ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, D10। तो D10 इज फॉर जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। आपको पता है ग्रुप नंबर 12 के ये मेंबर्स हैं, और जिंक, कैडमियम, मरकरी का NS2N-1 D10 इज द कॉन्फ़िगरेशन। किसके अंदर 1 2 3 4 सारे डिग्री के हैं, तो अगर मैं पेंटेन बनाता हूं तो पेंटेन विल बी 5 कार्बन। अब इसमें 2 2 3 यानी यहां और यहां ये लगाया गया है मिथाइल। नाउ दिस कंपाउंड, इफ यू सी दिस कंपाउंड देन यू कैन फाइंड कि इसके अंदर ये 1 डिग्री कार्बन भी है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है। तो वी हैव 1 डिग्री कार्बन, वी हैव 2 डिग्री कार्बन, वी हैव 3 डिग्री कार्बन एंड वी हैव 4 डिग्री कार्बन। तो ऑल काइंड ऑफ कार्बन्स आर प्रेजेंट इन दिस। तो ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। आपको पता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो होता है उसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, दिस इज फिनॉल। और यहाँ पे अगर मैं N डबल बॉन्ड O लगा के ऐसे लगा दूं तो आपको पता है ये बिंदी बिंदी बॉन्ड, तो ये मॉलिक्यूल खुद ही का एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, तो दूसरे मॉलिक्यूल से कोई लेना देना नहीं रह जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट इनके अंदर इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है वो कम हो जाता है, और इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। फॉर्मल्डिहाइड, ये रिएक्शन पहले भी आ चुका है, आपको पता है दिस इज HCHO। अगर आप इसको बेस से, स्ट्रॉन्ग बेस से ट्रीट करेंगे तो इट विल गो फॉर कैनिजारो रिएक्शन, और कैनिजारो में एक तरफ तो बनेगा मिथाइल अल्कोहल और एक तरफ बनेगा फॉर्मिक एसिड। तो अभी मिथाइल अल्कोहल ऑप्शन में है, तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट टेस्ट में भी इस तरीके का सवाल आया था। डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने को कहा है, वेलोसिटी दे रखा है, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है, H/mv। तो आई विल बी राइटिंग H इज इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई मास में लिखेंगे 10⁻3, और जो वेलोसिटी है वो 36 किलोमीटर पर आवर दिया है। हमें पता है इसको हम मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, तो मीटर पर सेकंड में आएगा 10, तो ये 10⁻4 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 6.6 इंटू 10⁻38। तो करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा ये 36 किलोमीटर पर आवर इज अगेन वो 10 मीटर पर सेकेंड। D प्लस ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी इन नेचर। ये सही बात लिखिए कि ग्लूकोज डेक्स्ट्रो होता है और फ्रक्टोज लीवो रोटेटरी होता है, लेकिन इसमें जो D लिखा है बड़ा वाला D, कैपिटल D, ये इसका डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर नहीं बताता है, ये तो सिर्फ रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बताता है। छोटा d जो होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर को बताता है। तो असर्शन सही है लेकिन रीजन इज नॉट करेक्ट, तो करेक्ट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। द रिएक्शन कोशिएंट, रिएक्शन कोशिएंट का क्या काम होता है, ये डायरेक्शन बताता है कि रिएक्शन किधर की तरफ जाएगा। अगर रिएक्शन कोशिएंट K से कम है तो फॉरवर्ड जाएगा, K से ज्यादा है तो बैकवर्ड जाएगा, और बराबर है तो मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ चुका है।
इसमें अगर आप देखें कहा गया है कि आप मैच करें किसके साथ, म्यू इज डाइपोल मोमेंट। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने पॉइंट समथिंग ही डाइपोल मोमेंट होता है। तो यहाँ Zn+2 D10 है, तो इसके अंदर आपको थर्ड मैच करना है। Zn+2 के अंदर Mn+2 में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4s2 3d5 है, तो ये 5 के साथ आपको मैच कर देना है। अब आपके पास बचा क्रोमियम+2, 4s1 3d5, तो अगर 2 चले गए तो 4 बचेगा, तो इट शुड बी 4.90, मतलब ये वाला मैच करेंगे। और Ti+2 इज 4s2 3d2, तो 2 चले गए तो 3d2 ही बचेगा। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ 4s2 3d2, इसका मतलब क्या है, ये मैंने पिछली बार भी कहा था कि जो 3D सीरीज है, 3D सीरीज जो है उसके अंदर कौन कौन है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, फिर इसके बाद आगे मैग्नीज, फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिंक, कैसे करके आएगा। इसमें सबका याद होना चाहिए। देखो ये 4s2 3d1 है, ये 4s2 3d2 है, 4s2 3d3, ये 4s2 3d4 होना चाहिए, बट ये 4s1 3d5 हो जाता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। तो इनके कॉन्फ़िगरेशन अगर आप नहीं याद करोगे तो डी ब्लॉक या फिर कॉम्प्लेक्स वाले सवाल लगना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, इसमें मैंने मैच इसलिए नहीं करा है क्योंकि कोई भी मैच नहीं करा है, तो एग्जाम में तो ये बोनस क्वेश्चन हो जाएगा। विच रिएजेंट कैन कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू इथेनॉल। आपको पता है इथेनॉल में बदलने के लिए LiELH4 एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इट कैन कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू इथेनॉल। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करती हैं तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती हैं, क्योंकि नियम ये है कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगी, it will be equal to number of molecular orbital। दोनों की गिनती सेम रहेगी, एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, आपको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन। यहाँ आप देखो मैग्नीज किस पे है, +7 पे, 4 2 8 -1 +7 पे, और यहाँ पर मैग्नीज एकमात्र है जो कि +4 पे है। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, रिडक्शन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिसप्रपोर्शनेशन तब कहते हैं जब गेन भी हो रहा हो और लॉस भी हो रहा है बाय द सेम एलिमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इसमें आप इस स्टेटमेंट को देखें, CO C2O4 3, ये यहाँ पर वैसे तो ये वीक होता है, बट यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, और ये जो है ये वीक फील्ड लीगेंड है, और ये कह रहे हैं कि दोनों ही पैरामैग्नेटिक है, तो गलत बात हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है कोबाल्ट। अब कोबाल्ट क्या होता है, कोबाल्ट इज अगेन 4s2 3d7, +3 में जब ये जाएगा जैसा कि इसके अंदर दिख रहा है, तो कोबाल्ट +3 अगर लिखोगे तो 4s2 के इलेक्ट्रॉन चलेंगे, तो इट इज 3d6, और 3d6 में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गया तो 6 के 6 की पेयरिंग करा देगा। तो ये डायामैग्नेटिक नेचर का है और ये पैरामैग्नेटिक नेचर का है, इन दोनों का नेचर सेम नहीं हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत लिखा हुआ है। द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राइएटॉमिक गैस, 0.1 मोल। अब नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर इज इक्वल्स टू होता है मोल मल्टीप्लाइड बाई Na मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिसिटी। दिस इज द रूल। तो यहाँ पर मोल कितना है, 0.1, Na इज 6 × 10⁻23 और एटॉमिसिटी 3 है, तो 0.3 हो जाएगा, 6 से गुणा करोगे तो ये आएगा 1.8 × 10⁻23, मतलब करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। एटॉमिसिटी से गुणा करना इज इंपॉर्टेंट। अगर नंबर ऑफ एटम पूछा हो, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है तो आपको एटॉमिसिटी से गुणा करने की जरूरत नहीं है। क्वांटिटेटिव एस्टिमेट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, लीबिग मेथड बोलते हैं कार्बन हाइड्रोजन एस्टिमेट करने के लिए, नाम है आपको याद रखना है, सिंपल सा। इनके अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ, आपको पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट। तो जितना स्ट्रॉन्ग -I लगेगा उतना ज्यादा वो एसिडिक स्ट्रेंथ दिखाएगा। तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर हाइड्रोजन यानी सादा। तो ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। जितना खींचेगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेज विथ डाइल्यूशन। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, कप्पा। कप्पा अगर आप देखें तो अभी डिक्रीजेज विथ डाइल्यूशन, यानी कॉन्सेंट्रेशन कम करो तो कप्पा भी कम होगा, ये स्टेटमेंट लिखा है। वेयर एज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीजेस। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं इक्विवेलेंट, तो इट इज कप्पा × 1000/n। तो अब इसके अंदर अगर आप देखो तो कप्पा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो कप्पा भी कम होगा। अगर मैं इसको इधर की तरफ लेकर चलाऊं, और ये जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे तो कप्पा तो कम होगा लेकिन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा। ये बात सही लिखी है, यानी असर्शन इज करेक्ट।
अब ऐसा होता क्यों है? ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर मिलीलीटर डिक्रीजेस। जब आप डाइल्यूट करोगे तो नंबर ऑफ आयन पर ml जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, ये सही बात है, बट टोटल नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस कंसिडरेबली, ये गलत बात लिखी है। टोटल नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज नहीं कर जाते हैं कंसिडरेबली, वॉल्यूम बढ़ जाता है जिसकी वजह से लैम्डा ई बढ़ जाता है। और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? यू आर गोइंग टू फाइंड कि इन वीक इलेक्ट्रोलाइट देयर इज मोर डिसोसिएशन, तो वो अभी यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट विल बी द मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन। यहाँ पर आपको 2,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन बनाना है, तो प्रोपेन इज दिस, 2,2 डाई ब्रोमो का मतलब 2 ब्रोमीन यहाँ पर लगाने। नाउ 2 ब्रोमीन लगाने हैं तो इसका मतलब यह है कि ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, और यहाँ प्रोपेन बन नहीं सकता है क्योंकि 2 ही है, तो यही करेक्ट ऑप्शन बचेगा, प्रोपेन है और 2 बार ब्रोमीन मुझे लगाना है तो ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। इस रिएक्शन में आपको रेट लॉ लिखना है, तो सबसे पहले रिएक्शन को लिखते हैं। पहला पार्ट है O3 गिव्स O2 प्लस O। नाउ दिस एंड वन मोर पार्ट इज देयर, O प्लस O3 गिव्स 2O2। तो ये 2 पार्ट हैं इसके। तो अब इन दोनों में से देखो तो ये वाला जो है ये स्लो है और ये फास्ट है, तो हमें पता है रेट लिखने के लिए स्लो स्टेप यूज करते हैं, तो R बराबर हो जाएगा K, और स्लो स्टेप में आएगा ये ऑक्सीजन और ये आएगा O3। इसी को लिखा जाता है रिएक्टेंट्स को। अब इसमें से O3 तो मेन रिएक्शन में है लेकिन O मेन रिएक्शन में नहीं है, तो ये डमी रिएक्टेंट हो गया। तो हम लोग K की मदद से डमी रिएक्टेंट के लिए निकाल लेंगे। यहां मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं तो K बराबर लिख सकता हूं O2 और O अपॉन O3। तो यहां से O की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं? R विल बी इक्वल टू K। O की जगह पर लिख सकते हैं K डैश मान लेते हैं उसको, एंड मल्टीप्लाइड बाई O3 डिवाइडेड बाई O2, और यहाँ गुणा हो जाएगा O3 से। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा O3 की पावर 2 और O2 की पावर -1। तो O3 की पावर 2 एंड O2 की पावर -1, तो ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ O2 नीचे होना चाहिए, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, O2 नीचे होना चाहिए, देन दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 1 मोल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व गिव्स 3 मोल ऑफ आयन। 3 आयन दे रहा है, मतलब 2 क्लोरीन बाहर है, एक डब्बा और 2 क्लोरीन, तो 2 क्लोरीन बाहर है, तो ये गया, ये ऑप्शन से गया। यहाँ भी 2 क्लोरीन बाहर है, यहाँ भी 2 क्लोरीन बाहर है, लेकिन यहाँ पर आप देखो एक अमोनिया बाहर है और 4 और 1 5, जबकि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 होता है। तो दिस विल बी द बेटर ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एडसॉर्बेंट? दोनों को यूज करते हैं, सिलिका को भी यूज करते हैं और एल्यूमिना को भी यूज करते हैं, तो बोथ 1 and 2। मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद टेम्परेचर, सही लिखा है क्योंकि मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। मोलैरिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम आता है तो वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, बट मोलैरिटी इंक्रीजेस लिखा है, दिस इज रॉन्ग। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, यानी 3rd विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये यहाँ पर आपको Kc की वैल्यू निकालनी है, सबका कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, तो Kc बराबर हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेड बाई A के कॉन्सेंट्रेशन का ट्वाइस। तो B का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 2 × 10 की पावर -3, C का दिया है 3 × 10 की पावर -3, और ये 10 की पावर -3 है, 2 बार लिखेंगे तो -3, ये कैंसिल कर जाएंगे तो और आंसर विल बी 6, यानी करेक्ट आंसर विल बी 2nd ऑप्शन। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A प्लस B, K दे रखा है इतना, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 67% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इज x × 10 की पावर -1 टाइम्स द हाफ लाइफ, वैल्यू ऑफ x पूछा है। तो 67% कंप्लीशन को पहले हम लोग लिखते हैं, तो अगर मैं ऐसे टाइम लिखूं, टाइम ऑफ 67% कंप्लीशन, तो इसको लिखेंगे 2.303 बाई K लॉग 67% हो गया। तो अगर मैंने शुरू में 100 लिया था तो 67% हो गया, मतलब 2/3 हो गया, तो 1/3 बचा है, 1/3 बचा है। तो अगर मैंने मान लो कि शुरू में लिया था 100, तो अभी कितना बचा होगा? 100/3, 1/3 बचा है। ऊपर लिखते हैं कुल और नीचे लिखते हैं जितना बचा हुआ होता है, जितना हो गया वो नहीं। तो यहाँ इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, तो हमारे पास ये आया इक्वल्स टू 2.303 बाई K log 3 आ गया। अच्छा, ये टाइम के बारे में क्या बोला है? ये टाइम जो है वो x × 10 की पावर -1 टाइम्स है, किसका? हाफ लाइफ का। तो इस टाइम को मैं क्या लिख लेता हूं? x × 10 की पावर -1, कुछ गड़बड़ हो गया,
चलो इसी से कर लेते हैं थोड़ी देर। तो दिस इज x इंटू 10 की पावर -1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, x इंटू 10 की पावर -1 टाइम्स ऑफ t हाफ है, तो t हाफ क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू 0.693 बाई k। तो देखो k और k कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचा x इंटू 10 की पावर -1, और ये 0.693 क्या होता है ये याद करो, तो ये होता है 2.303 इंटू log 2, बराबर हो जाएगा 2.303 इंटू log 3। ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा x बाई 10 इज इक्वल्स टू log 3 डिवाइडेड बाई log 2। ये x बाई 10, log 3 कितना होता है 0.48, और ये कितना होता है 0.3। इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 16। तो 16 आ गया, तो इसका मतलब फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका ये पेपर। अगले पेपर में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक पढ़ाई करते रहें और अपने टेस्ट को करते रहें, और साथ ही साथ एक चीज़ है, एक कॉपी बना लें और उस पर ऑब्जर्व करते रहें कि किन चैप्टर या किन फॉर्मूले में आपकी सबसे ज़्यादा गलती हो रही है। अगर स्पेसिफिकली केमिस्ट्री का बोला जाए तो उसमें आप फिजिकल केमिस्ट्री में सिर्फ फॉर्मूले प्रॉपर्ली याद रखो, तो उससे भी आपका काफ़ी हद तक काम हो जाएगा। तो अगले टेस्ट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।